हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कृतिका भाग 2 का पाठ 1 माता का आंचल। इसके लेखक हैं श्री शिवपूजन सहाय जी। माता का आंचल कहानी हिंदी साहित्य की प्रथम आंचलिक कहानी मानी जाती है। इस कहानी में लेखक ने अपने बचपन का वर्णन किया है और बताया है कि उनका अधिकतर समय अपने पिता के साथ ही बीतता था, लेकिन अंत में यह भी दर्शाया कि जब भी उन्हें भय लगा तो उन्हें अपनी माँ का आंचल ही सुरक्षित लगा, जिसे वे छोड़कर वे कहीं नहीं जाना चाहते थे। तो आइए जानते हैं माता के आंचल शीर्षक का महत्व। कहने में तो माँ शब्द बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन इस शब्द में अपार गहराई छिपी हुई है। धैर्य, शीतलता, सहनशीलता, अपार प्रेम इस छोटे से शब्द में छिपा हुआ है। माँ के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेखक ने स्वयं कहा है कि उसका अधिकतर समय पिता के साथ बीतता था, लेकिन जब उसे भय लगता तो उसे अपनी माँ का आंचल ही सुरक्षित लगता था सबसे अधिक, जिसे वह छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। तो आइए अब पढ़ते हैं हम पाठ को विस्तार से। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। यानी कि लेखक क्या कह रहे हैं कि जहाँ फ्रेंड सर्कल होता है, जहाँ संगी साथी मिल जाते हैं, वहाँ ढोल ताशे बाजते हैं, वहाँ उमंग रहती है। लेकिन जहाँ बूढ़े लोग साथ होते हैं वहाँ खर्चा ही खर्चा होता है। आगे क्या कहते हैं लेखक, हमारे पिता तड़के उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाती थी। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सो जाया करते थे। वे अपने साथ ही हमें उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के बाद क्या है उनको देखा करते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वे हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें प्यार से भोलेनाथ कहकर बुलाते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाग। हम भी उनको बाबूजी कहकर बुलाया करते थे और माता को मैया कहकर बुलाती थी। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहार कर देखा करते थे। जब भी हमारी ओर देखते हम कुछ लजाकर मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ करने के बाद राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा वही पर 1000 बार नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। तो यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि किस प्रकार से उनका बचपन अपने पिता के साथ ही बीतता था। बचपन में वह पिता के साथ ही रहते थे अधिकतर, और माँ से केवल उनका दूध पीने का ही नाता था। यानी कि जब भी उन्हें दूध पीना होता था तभी माँ के पास जाते थे। पिताजी भी लेखक और उनके भाई को सुबह जल्दी उठाते, नहला धुलाकर अपने साथ पूजा में बैठा लेते थे और एक राख का तिलक लगा देते। भभूत मतलब राख का तिलक लगा देते थे माथे पर। और बाल तो लेखक के लंबे लंबे थे। इस तरह से तिलक लगाने के बाद वो कैसे बन जाते थे, बम भोला बन जाते थे, यानी कि शंकर जी की तरह बन जाते थे। यह त्रिपुंड का अर्थ एक प्रकार का तिलक होता है, 3 रेखाएं जिसमें होती हैं, और लिलार मतलब माथा। फिर क्या होता था, पिताजी उन्हें लेखक को भोलेनाथ कहकर बुलाया करते थे, लेकिन लेखक का असली नाम तो क्या था,
तारकेश्वर नाथ था। और लेखक अपने पिताजी को बाबूजी कहकर बुलाते थे और माता को मैया कहकर बुलाते थे। जब भी रामायण का पाठ बाबूजी करते थे तब लेखक उनकी बगल में बैठ जाया करता था और आईने में चुपचाप अपनी शक्ल को देखा करता था और देख देख कर मुस्कराते थे। और रामायण का पाठ करते थे। उसके बाद जो है वो पाठ करने के बाद पिताजी राम नाम लिखते थे और अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम राम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को गंगा जी की ओर चल पड़ते। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वे गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके साथ कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वे मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। वे शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब जब उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वे हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वे दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते। इस पर वे बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लगते। तो यहाँ लेखक ने अपने बचपन की कुछ शरारतें हमसे कही हैं कि किस प्रकार से बचपन में बाबूजी के साथ खेला करते थे, मस्ती किया करते थे। अधिकतर जब बच्चों की और बड़ों की कुश्ती होती है तो उसमें क्या है, बड़े जीत जाते हैं लेकिन और बच्चे पछाड़ दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ लेखक और उसके पिता की कुश्ती होती है, लेकिन उनको बच्चों को जिताने के लिए पिताजी जो है अपना शरीर को ढीला छोड़ देते थे। शिथिल मतलब ढीला छोड़ देते थे और उतान पड़ जाते। उतान का मतलब जब पीठ के बल लेट जाते थे तब क्या है, लेखक उनकी पीठ पर चढ़ जाता था और उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते थे। और जैसे ही वो लंबी लंबी मूछों को उखाड़ने की कोशिश करते थे तो उनके पिताजी क्या है, उन्हें चूम लेते थे और खट्टा मीठा चुम्मा मांगने लगते। तो इस प्रकार से लेखक खिलखिलाकर हंसने लगता था। आगे देखिए, उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा खिलाने के लिए हट करती। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते हैं। इससे वे थोड़ा खाने पर ही समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे का भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। तो लेखक कहता है कि वह पिताजी के साथ ही खाना खाता था, लेकिन जब पिताजी खाना खिला देते थे उसके बाद माँ खाना खिलाती थी। क्या कहती थी कि मर्दों को बच्चों को खाना खिलाना नहीं आता, बच्चों को बड़े बड़े कौर खिलाने चाहिए, बड़े बड़े टुकड़े खिलाने चाहिए। तो माँ हमें बड़े बड़े टुकड़े खिलाया करती थी और क्या कहती थी कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठौर मतलब रास्ता।
देखिए मैं खिलाती हूँ मर्दुए, क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। माँ कहती फिर कि मैं खिलाती हूँ मर्द, क्या जाने बच्चों को खाना खिलाना। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी मतलब माँ। यह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि बनावटी नाम से कौर बनाकर कहते हुए खिलाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम इन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। मतलब माँ तरह तरह के पक्षियों के नाम लेकर हमें खाना खिलाती थी कि ये तोता, ये मैना। और हम भी क्या है, उन पक्षियों के नाम से फटाफट खाना खा लेते थे। यानी कि लेखक फटाफट खाना खा लेते थे पक्षियों के नाम से। यानी कि इसमें बताया गया है कि माँ किस तरह से खेल खेल में बच्चों को खाना खिलाती थी। आगे देखते हैं। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। जब लेखक खाना खा लेते थे तो बाबूजी उन्हें खेलने के लिए कहते। बस हम उठकर उछलने कूदने लग जाते। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया अचानक पकड़ लेती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम कासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। यानी कि जब लेखक कहता है जब खाना खा लेते थे उसके बाद बाबूजी उन्हें खेलने के लिए बाहर भेज देते थे और लेखक अपनी रस्सी में बंधा हुआ लकड़ी का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। लेकिन भैया जब उन्हें पकड़ लेती थी तो ज़बरदस्ती लेखक के बालों में कड़वा तेल यानी कि सरसों का तेल डाल देती थी और सिर में तेल लगाने के बाद उनकी नाभि और माथे पर काजल की बिंदी लगाती ताकि उन्हें नज़र ना लग जाए और चोटी गूंथ देती थी। ये लेखक कैसे लगते? कन्हैया जी की तरह लगते थे। और बाबूजी की गोद में वो क्या है, सिसकते सिसकते बाहर आ जाते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और हम अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। जैसे ही लेखक देखता कि उनके संगी साथी आ गए हैं खेलने के लिए, तो लेखक तुरंत सिसकना भूलकर गोदी से उतर जाते और उनके साथ खेल तमाशा देखने के लिए चले जाते, खेल तमाशा करने के लिए चले जाते। तमाशे भी ऐसे ऐसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बन जाता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वह रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खम्भों पर कागज का चंदुआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे और मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाए जाते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। आपने देखा होगा बच्चों कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो खेल खेलते हैं, और खेल भी कैसे, नाटक की तरह वो खेल खेलते हैं। ऐसे ही लेखक भी खेला करते थे। और थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा मतलब घर बनाते। धूल की मेड़ दीवार बनती, तिनकों की छप्पर, दातुन के खम्भे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मूड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी।
पानी के घी धूल के पिशान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। ज्योनार मतलब भोजन। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों को ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाती थी। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलेनाथ। तो इस तरह बाबूजी भी हमारे साथ जो है लेखक के साथ बच्चा बन जाया करते थे। आगे देखते हैं। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोलों को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। तो चाहे चूहेदानी होती है वो कैसी लगती है, पालकी की तरह लगती है। तो चूहेदानी को लेकर क्या बना लेते थे, पालकी बना लेते थे। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने में चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी, जहाँ काठ की पटरियों से घिरे गोबर के लिपे आम और केले की टहनियों में से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने का समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हनी को चढ़ा लिया जाता था और लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उधार उगाकर दुल्हन का मुंह निहारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। अब खेती करने का नाटक देखिए लेखक करते। चबूतरे की छोर पर गिरनी गड़ जाती, उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता है। कंकड़ बीज और ठेगा हल जुहाटा बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और घटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते, यानी कि तुरंत बोते और तुरंत काट लेते। काटते समय क्या गाते थे, ऊंच नीच में गई कियारी, जो पुजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए की तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर कुछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलेनाथ। बस फिर क्या था, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही मतलब राहगीर, रास्ता में चलने वाले। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भैया ददरी सतू पेशान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई उबरदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते। तो बच्चों, ये था कहानी का आधा भाग और आगे का भाग हम अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपने पढ़ा कि बच्चे बचपन में किस प्रकार से नाटक करते हैं तरह तरह के। ऐसे ही लेखक भी बचपन में नाटक कर के खेलते थे और तरह तरह के नाटक वो अपने बचपन में किया करते थे और बाबूजी भी उनके साथ शामिल हो जाया करते थे। तो आगे का भाग हम अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।